Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting today's over here the biology class for class 10th. So, dear students, today's class is just to summarize and memorize whatever we have studied in our previous classes. Fine. So, this is the rapid revision class for our first chapter of the entire topics like life processes, having its four basic important components like nutrition, respiration, transportation and excretion. Fine. तो लाइफ प्रोसेसेस के ये चार जो वैगन व्हील्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को गवर्न करती हैं, उनके बारे में आज उसकी एक साथ आज की वीडियो में समरी टाइप एनालिसिस हम करेंगे, रिकॉल करेंगे, ताकि हमें ये पता रहेगा कि इन लाइफ प्रोसेसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है अमूमन अपने सिलेबस में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लाइफ समझ गए? तो लाइफ इज जस्ट द नेचुरल फेनोमेना governed through the certain biological processes involving its processes like nutrition, respiration, transportation and excretion for the welfare of successful survival of all the living organisms which are being alive over here on the earth. यानी कि जीवन क्या है? जैविक गतिविधियों के माध्यम से किसी भी सजीव के द्वारा इस धरती पर अच्छे तरीके से विद्यमान रह सकने की जो पूर्ण प्रक्रिया है उसका नाम जीवन है। फाइन। चलिए अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। देन व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन इज जस्ट द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एंटायर लाइफ प्रोसेसेस which is required to get energy, because ये वो प्रोसेसेस हैं जो जिंदगी को चलाने के लिए एनर्जी एक्वायर करने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। बाय न्यूट्रिशन वी आर हैविंग आवर एनर्जी टू रेगुलेट आवर फंक्शंस, बॉडी रेगुलेटरी एक्टिविटीज एंड इट्स फंक्शंस। Just to continue it, we are requiring an appropriate amount of energy, and this energy is being consumed by nutrition to the living beings. Fine. तो अब ये जो न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन में हमने क्या सब पढ़ा था? तो इस न्यूट्रिशन में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की चर्चा की थी और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की चर्चा की थी। तो हमारे इस चैप्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में सीधे सीधे ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम की चर्चा की गई थी और प्लांट न्यूट्रिशन में सीधे सीधे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की चर्चा की गई थी। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से याद आया कि न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। कितने? दो। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? हमें मालूम है कि इस धरती पर जितने भी काइंड के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कुल मिला के 7 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन दिस अर्थ। वो कौन कौन है? अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम चले या बॉटम टू टॉप चले तो बॉटम टू टॉप ही चलते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में वो जो नॉन लिविंग्स हैं या सर्टेन काइंड ऑफ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, वहां से शुरू करते हैं। तो द प्लेस on which, yeah, over where
no life, almost there is no life, or just a simple link between life and no life. That is called virus. तो वायरस जो है वो लिंक है, कनेक्शन है. नॉर्मली वायरस जो है वो लाइफ में नहीं काउंट होता है. तो पहले इस वायरस को आप हटा दीजिए. उसके बाद बचे 6. कौन? तो नंबर 1 इज प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज. उसके बाद यूकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया की फैमिली के ऊपर का जितना है, लाइक प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस या फंजाई. उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये 6 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इस पूरे 6 में 2 आते हैं. पहला कौन? तो पहला आता है ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एल्गी. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आया कौन कौन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आया 2, ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एल्गी. तो अमूमन प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं, है ना. कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन्स होते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह में आते हैं. तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी. फाइन. तो 2 निकल गए. अब बच गए, एक वायरस तो हट गया, एल्गी एंड प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ गया. इसके बाद बचे कितने? 4. कौन कौन? प्रोटोजोआ, फंगस एंड प्रोटोजोआ, फंगस, एनिमल एंड बैक्टीरिया. ये 4 बच गए, है ना. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस एंड एनिमल्स. तो ये चारों के चारों आते हैं किसमें? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. तो अब हम अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल टू मेक देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, और दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वैसे ऑर्गेनिजम्स जो लोग अपना भोजन खुद बना पाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में आते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के माध्यम से अपना भोजन खुद बना पाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. ठीक. और यह परिघटना ऑटोट्रॉफिज्म कहलाती है. फाइन. चूंकि आज हमको मेमोराइज करना है सारी चीजों को, इसके लिए हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अब अंदर नहीं घुसेंगे. सीधी सी बात है, फोटो सिंथेसिस के माध्यम से ऑटोट्रॉफिज्म होता है. अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? C6CO2 6H2O in the presence of sunlight and with the help of chlorophyll plant makes their own food in the form of C6H12 molecule, that is glucose, the first form of carbohydrate, and release energy. इसके हिसाब से हमने अच्छे से चर्चा की है, उसमें हमको नहीं घुसना है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा जो भी भोजन बनता है उसका ब्रेक डाउन होता है. फाइन. उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है. ये भोजन बनता है, पौधे रिलायबल होते हैं, बनाते हैं, और ये जो भोजन है स्टार्च के रूप में संचित होता है प्लांट की लीव्स में. फाइन. तो ये हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. चलिए अब आइए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की चर्चा करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बाकी के 4, पहला 7 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ओवर देयर, वी ऑल नो. नंबर 1 इज वायरस, चर्चा नहीं करनी है, वो लगभग नॉन लिविंग होता है. बाकी के 6 में प्लांट्स एंड एल्गीज जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं. बाकी बच गए 4, यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. ये सब के सब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो इन तमाम चारों काइंड्स का जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसको 3 भाग में बांट दिया गया है. सबसे पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन. कैसा? होलोजोइक. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स होते हैं. तो इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में
बाकी बचे 4 में से 2 आते हैं, यानी कि प्रोटोजोइक ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, जो बड़े काइंड ऑफ एनिमल्स हो गए वो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो ऑल द एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ फैमिली यानी कि अमीबा वगैरह ये आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। फाइन। और सेकेंड वाला है सैप्रोफाइट्स, यानी कि वो जो अपना भोजन न खुद बनाते हैं और ना ही कहीं से डाइजेस्ट करते हैं, अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के हिसाब से उनका काम चलता है। वो मरे हुए जीवों को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं। तो इन सैप्रोफाइट्स में आता है कौन? मेनली आपका फंगस एंड बाकी बचा हुआ बैक्टीरिया, ठीक। और उसके बाद तीसरा होता है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया, ठीक, कुछ एक फंगस भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंगस जो है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं डिकम्पोजर्स के रूप में, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। फाइन। तो इस तरीके से हमने लाइफ प्रोसेसेस का पहला अंग यानी कि न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, रिकॉल किया कैसे क्या होता है। अब आइए सेकेंड टर्म। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, एक बार और बता दूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के थ्रू काम होता था, ठीक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू काम होता है। समझ गए? भोजन सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद असिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। ये 4-5 प्रोसेसेस हैं जिसके माध्यम से होलोजोइक न्यूट्रिशन कन्वे होता है। तो इंसानों में हम फूड के रूप में रॉ मटेरियल जो कि प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं उसको वी आर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग। और ईटिंग यानी कि इंजेक्शन करते हैं मुंह के अंदर, माउथ में, और माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। सब मालूम है, पढ़ाया गया है। दूसरी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से फॉलोड बाय स्टमक ओवर वेयर द फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड आवर लिवर, द सेकेंड फेज ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और वहां पर लिबरेशन ऑफ एनर्जी होती है। क्लियर? और फाइनली एनर्जी मिल जाती है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का होती है। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा। तो न्यूट्रिशन से पढ़ने के बाद हमें क्या मिला? एनर्जी। एनर्जी मिली? फाइन। तो अब ये जो एनर्जी मिली ये किन शर्तों पे मिली? उन शर्तों का अध्ययन होता है सेकेंड फेज ऑफ लाइफ प्रोसेसेस में, जिसको कि बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है डाइजेशन के बाद एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक, ये रेस्पायरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक नाम से ही स्पष्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगी? तो एनर्जी विल बी प्रोड्यूस थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर फूड। तो जो हमारा न्यूट्रिशन में फूड बना है कंटेंट से 6H12O6, उसी को तो लिबरेट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। यानी कि जो भी न्यूट्रिशन में हमने प्रोडक्ट गेन किया था कार्बोहाइड्रेट का, उसका ब्रेक डाउन करवाएंगे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाएंगे, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पायरेशन में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो कौन कौन बनेगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स का रिएक्टेंट फॉर्म्स कौन कौन होगा? तो CO2 और H2O। फाइन। लेकिन अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो छोटे छोटे जीवों में होता है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा वो वैरी करता है ना ये, लेकिन इसमें फिक्स होता है एरोबिक रेस्पायरेशन में। और एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
फाइन। तो ये तो हो गया। इसके बाद आती है बात कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ये मोर और लेस एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इसका एक सिम्टम होता है। वो सिम्टम कैसे होता है? तो ग्लूकोज जो है उसकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, फूड मेटाबॉलिज्म, जिसके माध्यम से ग्लूकोज ब्रेक होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन में बढ़ने से पहले हम सबसे पहले अनएरोबिक रेस्पिरेशन की चर्चा करते हैं कि वेयर डज इट फाइंड। तो दिस अनएरोबिक रेस्पिरेशन इट इज फाइंड या इट इज फाउंड इन द स्मॉलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्मॉलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। तो एनिमल्स में स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग की चर्चा कर लें तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स खत्म हो जाएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एयर की इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है। तो एयर के रूप में क्या चीज इनहेल करते हैं? तो एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। एक्चुअली इनहेलेशन में प्लांट्स में भी ऑक्सीजन का ही इनहेलेशन होता है, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं। ठीक, तो अमूमन तौर पर हम बोलते हैं कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनिमल्स वेयर एज इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बट उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनके भोजन बनाने के लिए जरूरत होती है, रेस्पिरेशन के लिए जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इनहेल करते हैं, वेयर एज एनिमल्स सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक, तो प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इनहेल करते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन में इनहेलेशन में ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उनके फूड प्रिपरेशन यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में काम आता है। ठीक, वो उनके रेस्पिरेशन में काम नहीं आता। ठीक, लेकिन वो एक्सहेल जरूर करते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स, और हम एनिमल्स जो हैं वो यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। चलिए, तो ये हो गया इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की चर्चा। इसके बाद आता है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स में मेनली कहां से होता है? तो 3 जगहों से होता है। स्टोमेटल से एट द टाइम ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आपने पढ़ा है, समझ गए। दूसरा, उनके रूट्स पार्टिकल से जो भी सराउंडिंग द सॉइल जुड़े हुए होते हैं वहां से भी गैसियस एक्सचेंज होता है। और तीसरा जो है वो स्टेम के लेंटिसेल्स से होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की चर्चा। बस अब अगर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को थोड़ा अच्छे तरीके से करें तो हम उसमें क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि हाउ एयर एंटर्स इन द एनिमल बॉडी। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से शुरू करेगा। नॉस्ट्रिल के फॉलोड बाय नेजल पास, नॉस्ट्रिल नेजल पास, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर उसके बाद कहां? ट्राकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, और उसके बाद लंग्स में चला जाता है। तो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है वो नॉस्ट्रिल होता है, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो ये नेजल पास होता है। उसके बाद नॉस्ट्रिल नेजल पास के बाद फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है ये वो पार्ट होता है जहां से ऑइसोफेगस से जुड़ा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है, एयर वहां जाता है। और दूसरा, उस फेरिंक्स के बाद आता है लैरिंक्स, जो कि ब्रीदिंग और इनहेलेशन एक्सहेलेशन से जुड़ा होता है। और उसके बाद लैरिंक्स के बाद जो है ये चला जाता है कहां से? ट्राकिया में। ट्राकिया क्या होता है? विंड पाइप होती है। अब ये ट्राकिया के छोटे छोटे
स्मॉल होल्स होते हैं जिनको कि ब्रोंकस कहा जाता है या ब्रोंकाई कहा जाता है। अब वो ब्रोंकस या ब्रोंकाई जो है वो भी डिफरेंट सेक्शन में बटा होता है जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और उन ब्रोंकियोल्स से जो है ये एल्वियोलाई में जाता है और एल्वियोलाई से लंग्स में एयर चला जाता है और इतने सारे सिस्टम से एयर फिल्टर होते हुए जाता है और एट द एंड ऑफ द एल्वियोली या एल्वियोलाई वहां पे मेनली एक्सचेंज ऑफ द गैस यानी कि CO2 या ऑक्सीजन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन चलते रहता है। तो ये हो गया कि द पासवे या द पाथवे ऑफ द एयर इन ह्यूमन रेस्पिरेशन और एनिमल रेस्पिरेशन। फाइन, अब ये जो रेस्पिरेशन है जब एयर चला गया तो ये कैसे होता है, एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? तो न्यूट्रिशन के माध्यम से जो कुछ भी हमने खाया है या हमने कंटेनमेंट गेन किया है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मान लो मेनली, तो नॉट ओनली इन प्लांट्स not only in us, in all kind of organisms। तो एक रेस्पेक्टिव फॉर्म में चलते हैं। अगर एयर के प्रेजेंस इन द लैक ऑफ एयर और कहा जाए तो टोटली इन द एब्सेंस ऑफ एयर की बात अगर की जाए तो इस तरीके से अगर चर्चा की जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करें, क्योंकि हमने एनिमल रेस्पिरेशन में अपनी चर्चा की है, ह्यूमन बीइंग की चर्चा की है कि थ्रू नॉस्ट्रिल एयर फॉलोड बाय एल्वियोली एयर कम्स इनसाइड और एंटर्स इनसाइड आवर बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा कि ग्लूकोज से सबसे पहले साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर 3 पायरुवेट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड्स का बना होता है, तो उससे 3 कार्बन कंपाउंड्स का पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का लिबरेशन सबसे पहले होगा। ठीक, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 इज पायरुवेट मॉलिक्यूल्स C3 कार्बन एटम या C3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी, यानी कि पहला टर्म में पायरुवेट बनता है, वहां भी पायरुवेट जो है कार्बन का 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड है और एनर्जी रिलीज होती है। और बाकी टाइम में क्या होता है कि CO2 H2O और फिर से एनर्जी रिलीज होती है सेकेंड स्टेप में। पहले ऑक्सीजन रहे ना रहे कोई मैटर नहीं है, एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म सबसे पहले पायरुवेट के फॉर्म में टूटता है, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये CO2 और H2O बनाता है। तो ये हो गया एनिमल रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। दूसरी बात, वहां जहां सेल एयर तो है लेकिन लैकिंग अमाउंट में है, वहां भी ग्लूकोज से पहला कन्वर्जन पायरुवेट मॉलिक्यूल C3 होगा ही होगा, लेकिन वो CO2 और H2O की जगह क्या बनाएगा? सीधे लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 3 कार्बन एटम का पायरुवेट और डायरेक्ट 3 कार्बन एटम का लैक्टिक एसिड बनाया और एनर्जी प्रोड्यूस किया। और वहां तीसरा जहां की ये केस है हमारे मसल्स का, ठीक। अब तीसरा वहां जहां की एयर है ही नहीं, अगर उस केस की बात करें तो उस केस के बाद में आ जाता है फंगस ईस्ट। इन दैट केस वहां भी पायरुवेट मॉलिक्यूल C3 बनेगा, श्योर बनेगा, लेकिन वहां पर सेकेंड फेज में चूंकि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस एनर्जी। तो इस तरीके से हमने रेस्पिरेशन में देखा, क्या देखा? इस तरह से हमने रेस्पिरेशन में देखा कि आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड फाइनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑल दीज 3 केसेस first the conversion of glucose into pyruvate molecules carbon 3 molecular compound with energy production, it happens at the first stage. Thereafter if there is oxygen then CO2 and H2O produced
it will produce, or if there is oxygen but in lack amount, then lactic acid and energy is formed. But if there is no oxygen, then as a whole carbon dioxide and ethanol is formed, and in both the cases energy will release. तो इस तरीके से हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया. तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन की रैपिड रिवीजन हो गई. अब आइए नंबर 3, सर्कुलेटरी सिस्टम या यू कैन से कि ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी हमारे को मिली है उसका हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर मूवमेंट. ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट जस्ट अ काइंड ऑफ मूवमेंट. किसी भी चीज का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करें तो ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट 2 तरह से होता है, मेनली जाइलम से और फ्लोएम से. जाइलम्स वो सेल्स होते हैं जो रूट से लीफ पार्ट्स तक अमूमन या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्लांट के क्या वाटर एंड मिनरल्स का सप्लाई करते हैं थ्रू सॉइल. और फ्लोएम वो होते हैं जो प्लांट के लीफी पार्ट से उसके फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इन बिटवीन या अमॉन्ग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक. दूसरी बात कि जाइलम और फ्लोएम में अगर अंतर की बात करें तो ये जो जाइलम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ओनली सिंगल अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्टेशन शो ऑफ करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों साइड में बोथ साइड्स डायरेक्शंस में इसके जो है फूड क्या होते हैं, मतलब इसके ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू फ्लोएम्स. फाइन. तो एक पार्टिकुलर लेवल तक ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. इसी में एक तीसरा नाम आता है ट्रांसपीरेशन का. ये ट्रांसपीरेशन क्या है? तो जाइलम्स के माध्यम से रूट से लीफी पार्ट या शूटर पार्ट तक वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है वो वन वे ट्रांसपोर्टेशन हो गया इसके माध्यम से, तो जाइलम के माध्यम से. लेकिन ट्रांसपीरेशन वो सिस्टम है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट की लीव्स में, उनको उनके लीव से या डिफरेंट एरियल पार्ट से क्या करता है, रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हो गया. अब आइए ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. तो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि यही हमको पढ़ना है. समझ गए? तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किन किन तरीकों से होता है? तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड से, लिम्फ से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है. तो ब्लड क्या है? तो ब्लड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्लड एक कलर, क्या है, अपने आप में एक ऐसा फ्लूइड है जो प्लाज्मा पार्टिकल, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का बना होता है. प्लाज्मा पार्टिकल वो पार्टिकल है जो किसी भी कंपोनेंट के सरफेस के निर्माण में या किसी भी चीज के ऑप्टिमम उसके मैन्युफैक्चर में मदद करता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है प्लाज्मा. ठीक, हमने पढ़ा है इसके बारे में. आरबीसी ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. समझ गए? और प्लेटलेट्स ये वो होते हैं, ब्लड का वो पार्ट होता है जो कि किसी भी तरह की दुर्घटना अगर हो जाए
तो उन दुर्घटनाओं को के पश्चात ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करता है और शरीर को आउटर फॉरेन अटैक से बचाता है और इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये आपको बॉडी के वो सोल्जर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो है ये वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर के जो डिफरेंट बॉडी रेगुलेटरी एक्टिविटीज को कन्वे करते हैं। अब बात आती है कि लिम्फ की। तो लिम्फ जो है वो एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू इट्स सराउंडिंग सेल, ठीक है, का काम करता है। लिम्फ वो ऑर्गन है जो ब्लड से शरीर के सराउंडिंग सेल के बीच में जो है मटेरियल का, किसी भी तरह के मटेरियल्स के एक्सचेंज को मेंटेन करता है, और ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड और उसके सराउंडिंग सेलुलर एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले मटेरियल्स की मिक्सिंग को रोकता है, एक्सकेप करता है, ठीक। तो ये हमारा लिम्फ हो गया। और डिफरेंट ब्लड के वेसल्स होते हैं लाइक आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो नाम से स्पष्ट है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में ब्लड का मूवमेंट जो कराता है वो आर्टरी है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में जो ब्लड को लेके आता है वो वीन्स है। तो हार्ट से प्यूरिफिकेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, मालूम है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, थका हारा ब्लड, गंदा और वेस्ट ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में फ्रेश होने के लिए आता है। तो और कैपिलरी जो है ये वो छोटे छोटे स्मॉलर पाइप्स होते हैं जो कि इन बिटवीन ब्लड एंड डिफरेंट सराउंडिंग सेल्स के बीच में मटेरियल्स के एक्सचेंज को कन्वे करते हैं। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड, आर्टरी, वीन्स, लिम्फ, लिम्फाइड ऑर्गन्स, इन सब की चर्चा की। अब इसमें एक चीज और आती है और वो है क्या, सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो ब्लड का या ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है हमारे शरीर के अंदर उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो हार्ट से लंग्स में ब्लड का ट्रांसफर और फिर लंग्स से हार्ट में ब्लड के ट्रांसफर की जो मूवमेंट होती है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कहते हैं। जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है कि ब्लड का मूवमेंट हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर हार्ट में ब्लड का मूवमेंट, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। यानी कि टू वे सर्कुलेशन, डबल वे सर्कुलेशन होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। फाइन, तो इस तरीके से हमने तीसरा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी क्लियर किया। अब इन सब के बाद लास्ट वन जो हमारा है एक्सक्रीशन, जरा हम उसकी चर्चा कर लें। तो एक्सक्रीशन में हम लोगों को मालूम है एक्सक्रीशन जो है वो, अगर प्लांट्स की एक्सक्रीशन की चर्चा करें तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो है वो स्टोमेटल पोर के द्वारा होता है, थ्रू गैसियस एक्सचेंज, या उनके लीव्स के द्वारा होता है, सेनेस्केंस ऑफ लीव्स यानी पत्तियां पीली होके झड़ गई, गिर गई, जम्स, ये गम्स या रेजिन वगैरह बन गए, ओल्ड जाइलम्स के माध्यम से वो वेस्ट मटेरियल्स आउटसाइड चले गए। लेकिन अगर एनिमल एक्सक्रीशन की चर्चा करें
तो जो सिंपलर एनिमल्स होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन, मतलब स्मॉलर एनिमल्स, उनमें सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाता है, हमने कल ही बताया। लेकिन अगर बड़े काइंड ऑफ एनिमल्स की चर्चा करें तो उसमें ये एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम ये आगे बढ़ता है। अब हम इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाने से पहले दो वर्ड्स पे लास्ट टाइम फोकस करेंगे, वो है एक्सक्रीशन नंबर 1 और नंबर 2 इज इजेशन। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन और इजेशन में अंतर हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो वेस्ट बनते हैं, न्यूट्रिशन में एनर्जी मिलती है, एनर्जी का प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है रेस्पिरेशन में। अब ये एनर्जी का सर्कुलेशन होता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको बाहर भगाने का काम करता है एक्सक्रीशन और इजेशन। तो एक्सक्रीशन कितने, वेस्ट मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो इजेशन के थ्रू वॉश आउट होता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्सक्रीशन के थ्रू ये वॉश आउट होता है। तो डाइजेशन के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट तैयार हुआ हमारे बॉडी में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिन हो गया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब, तो ये एक्सक्रीशन हो जाता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के माध्यम से। जबकि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है वो इजेशन के माध्यम से। तो अब सोर्स कौन सा है जहां से एक्सक्रीशन होती है और जहां से इजेशन होती है? तो बॉडी पार्ट, अगर इजेशन की चर्चा करें तो इजेशन में नॉर्मली एनिमल में इजेशन माउथ एंड एनस के माध्यम से होता है, जिसमें कि एक जेलीफिश होती है जिसके पास सिर्फ माउथ होता है, उसमें इजेशन भी उसके माउथ से ही होता है, न्यूट्रिशन भी माउथ से ही होता है। फाइन। लेकिन एक्सक्रीशन की चर्चा अगर हम करें तो एक्सक्रीशन का जो हिसाब किताब है ये आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होता है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन भी हो सकते हैं, नॉर्मल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या अंतर है। अब ह्यूमन एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम या एनिमल एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम चर्चा करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल, ये किडनी का जो हिसाब किताब है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये बस आप इस तरीके से कह सकते हैं, ऑलमोस्ट दिस इज लाइक दिस, सिंपली। अब इसमें इसको ये जो है हमारा, ये हमारा किडनी हो गया। किडनी, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में यूरिन के फॉर्म में तैयार होते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, ये नॉर्मली नाइट्रोजिनस वेस्ट्स होते हैं, जो कि यूरिक एसिड या यूरिया कंटेंट किए होते हैं। नाइट्रोजिनस सॉल्युबल वेस्ट होते हैं जो कि यूरिन के रूप में ब्लड से सेपरेट होते हैं। और कहां? तो किडनी के अंदर आकर के इनकी फिल्ट्रेशन होती है। हम सबको पता है इस किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे किडनी के छोटे छोटे कैपिलरी ट्यूब्स है, समझ गए? और इसके माध्यम से जो है वो हमारे वेस्ट मटेरियल्स का फिल्ट्रेशन होता है। पहला, जिसको कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं नेफ्रॉन्स के। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हमने एक्सक्रीशन पढ़ाया था। उसके माध्यम से कंप्लीट एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले उसमें पहली प्रक्रिया ये होती है कि ब्लड से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को फिल्टर किया जाता है जो वॉश आउट करने योग्य होते हैं। फिर भी
कुछ एक दूसरे वेस्ट मटेरियल्स भी आ जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, है ना, अमाइनो एसिड्स वगैरह वगैरह। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद सेकेंड तो ये कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, उनके माध्यम से क्या करते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है कि जो मटेरियल वॉश आउट के योग्य नहीं है उसको अंदर ही अंदर रीएब्जॉर्ब कर लो, फिल्ट्रेशन के बाद वो नीचे न जा पाए। और फाइनली जो चीजें हमारी बचती है टोटली N2 बेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, उनको फिर आगे फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन के पश्चात ये होता है यूरेटर। इस यूरेटर के माध्यम से जो है ये कहां आता है, ये आपको आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ये यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप 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 आकर के स्टोर होना शुरू होता है। ठीक, अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा, ये मस्कुलर होता है और इस तरह की इसकी बनावट होती है कि ये इस वेस्ट मटेरियल्स को कंज्यूम कर सके, नर्वस कंट्रोल में मदद कर सके, और उसके बाद एक पार्टिकुलर अमाउंट के स्टोर हो जाने के बाद थ्रू यूरेथ्रा ये लिक्विड के रूप में वॉश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम में टू किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनी यानी कि दो किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर यानी कि दो यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा, यही चार कंपोनेंट्स होते हैं मेन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो अब इसके पश्चात अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बॉडी में हो जाती है, या अगर क्या बोलते हैं हम कोई वाइन वगैरह पीते हैं या कोई एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टिबल थिंग्स अगर जो है हम लेते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें भी फिल्टर होने के लिए हमारी किडनीज पे आती हैं और उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, और उनका एक्स्ट्रा प्रेशर के बाद क्या होता है, हमारा किडनी फेलियर हो जाता है। और इस तरीके से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी N2 सॉल्युबल वेस्ट के अलावे, वो न फिल्टर हो पाती है न रीअब्जॉर्ब हो पाती हैं, तो हमारा किडनी फेलियर हो जाता है। और इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस बोलते हैं, जिसके माध्यम से एक नया आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड कराया जाता है बॉडी को, ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम तंदुरुस्त रहे और हमारा शरीर हमारा हिसाब किताब बना रहे। सो बाय दिस वी आर एबल टू रीच एट द पॉइंट राइट नाउ over where we can say that our this rapid revision class is over। इस तरीके से हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट प्रोसेसेस की कंपैरेटिव एनालिसिस एक ही वीडियो के अंतर्गत कर ली, रिकॉल, समराइज, मेमोराइज कर लिया। आशा है आपको ये सारी चीजें रिकॉल हुई होंगी। अब इसके अलावे अगले टॉपिक पर अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।